चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था मिट्टियों का, जो पूरा हो चुका है। नवीन वर्गीकरण मैंने आपको, जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे मिट्टियों से प्रश्न आते आते हैं, लेकिन नवीन वर्गीकरण से आजकल ज़्यादा ही आरपीएससी और जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, पुटअप हो रहे हैं। अगला जो अपना टॉपिक है आज का, वह है जलवायु। जलवायु को समझने से पहले अपन कुछ दो तीन चीज़ें समझेंगे। देखो, वैसे तो मैंने दिशाओं का अक्षांश और देशांतर मैंने पहले पढ़ा दिए थे आपको, लेकिन इस टॉपिक में अक्षांश और देशांतर और दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं समय नहीं लेंगे, लेकिन अक्षांश और देशांतर समझ लेते हैं और दिशाओं का ज्ञान समझ लेते हैं, तो अपन को फिर आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, इस टॉपिक को समझने में सरलता रहेगी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा जलवायु। जलवायु से पहले देखो, मौसम। ये अरबी भाषा का शब्द है और मौसम से बना। इसके बाद में आती है ऋतु। इन दोनों तीनों चीजों को समझने, दो चीजें अपने समझ में आए, उसके बाद में फिर अपन जलवायु को लेते हैं। तो जलवायु का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे समय तक जहां का वो रहता हो, जैसे 25-30 सालों तक का एक लंबा समय रहता हो, उसको तो कहेंगे अपन जलवायु, लंबे समय तक जो चलती है। मौसम, मौसम 1-2 घंटे का भी रह सकता है, 1-2 दिन का भी रह सकता है, यानी कि एक तरीके से अल्प समय के लिए, इसको कहेंगे मौसम। जैसे अभी बारिश का मौसम है, थोड़ी देर बाद में धूप निकल आए, फिर थोड़ी देर बाद में बारिश होने लग जाए, या भयंकर बारिश हो जाए, मौसम बदल सकता है। तो इस तरीके से अल्प समय के लिए या कुछ दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए जो समय रहेगा, उसको कहेंगे अपन मौसम। ऋतु, ऋतु यानी कि थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए, यानी कि कुछ दिन और कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन और कुछ महीनों के लिए। कुछ दिन में यूं कह रहा हूं, क्योंकि ऋतुएं वैसे तो 6 होती है, लेकिन ज्योग्राफी में 4 ही ऋतुएं होती है। ज्योग्राफी के अनुसार 4 ऋतुएं अपन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कुछ दिन और कुछ समय, यानी कि जैसे मान लीजिए गर्मी है तो गर्मी के बीच में दूसरी ऋतु आ जाती है, सर्दी है तो सर्दी के बीच में दूसरी ऋतु आती है, पर वो उसमें आती है ज्योग्राफी के हिसाब से अपन 4 ही ऋतुएं पढ़ेंगे। तो कुछ दिन और कुछ महीने के लिए जो होती है वो ऋतु, हर 3 महीने में 4 या 12, तो 12 महीने में 3 ऋतुएं बदल जाती है, सर्दी गर्मी बरसात, तो वो 3-3 महीने की हुई, तो कुछ महीनों के लिए जो समय रहता है उसको कहते हैं अपन ऋतु। अब देखो आप, पहले अपन दिशाओं का ज्ञान कर ले। प्रमुख जो दिशा होती है वो मानी जाती है उत्तर, दक्षिण, ये प्रमुख दिशा है जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान हुआ है। जब भी अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मानचित्र पढ़ेंगे, ग्लोब पढ़ेंगे, तो ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो उत्तर का रहेगा, नीचे का जो हिस्सा रहेगा, आप कहीं भी किसी भी दिशा में खड़े हो, कोई मतलब नहीं है आपको, किसी भी दिशा में खड़े रहो आप, ऊपर की दिशा में उत्तर रहेगा, नीचे की दिशा में दक्षिण रहेगा। एक चीज, क्योंकि पहले ध्रुव तारा ऊपर की तरफ, जो भूगोल शास्त्रियों ने या ज्योतिषियों ने, जो भी विद्वानों ने अपना अनुमान लगाया, वो उसी हिसाब से लगाया, उस ध्रुव तारे को ऊपर देखकर, और ऊपर की दिशा उन्होंने, वैसे तो दिशा, जब सूर्य, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य किस दिशा से उगता है, तो फिर पूर्व है। लेकिन अगर अपन अक्षांश देशांतर पृथ्वी या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो फिर अपन को ये दिशा उत्तर ही माननी पड़ेगी, यानी कि हमारी प्रमुख दिशा उत्तर रहेगी। नीचे की जो दिशा रहेगी ग्लोब के या मानचित्र के, वो रहेगी दक्षिण। अब चक्कर पड़ता है पूरब और पश्चिम में, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है बेटा, पप्पू, पप्पू को आप याद रखो, तो ये पश्चिम और पूरब हो जाएगा।
अगर ऐसे भी याद नहीं रहे तो ये आपका राइट हैंड है। कहीं भी आप खड़े हो, इस दिशा में हो या इस दिशा में हो या इस दिशा में हो, जहां आपका राइट हैंड रुक जाए, बस इसी हिसाब से आप यहां पूर्व लिख दो और इधर पश्चिम लिख दो। यानी कि आपको इस तरीके का ज्ञान, दिशाओं का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तब आपकी ज्योग्राफी या कोई भी आप इक्वेशन हल कर पाएंगे। ये तो हो गई आपकी दिशाओं की बात। अब लेते हैं आप अक्षांश और देशांतर। 2 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर देता हूं मैं, क्योंकि ये जरूरी है, अपने आगे काम आएगी। फिर आपको पता चलेगा कि सर आपने जो टाइम खराब किया वो क्यों। तो देखो, मैंने लिखाया था आपको ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि ये वाली जो रेखाएं हैं, ये तो हो गई अक्षांश। ये मैंने खींच दी ऐसी की ऐसी, जैसे बनाया ऐसे मैंने, ये अक्षांश होगी। दूसरा मैंने बताया था आपको यानी कि जो ये रेखाएं हैं, ये होगी आपकी देशांतर। तो ये रेखाएं जो मैं आपको खींच रहा हूं इस तरीके से, ये आपकी देशांतर होगी। बस एक दो चीजें तो ये आपके समझ में आ जाए, तो फिर मैं अपन आगे का टॉपिक चलेंगे। यानी कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। और ये पप्पू आपको याद रखना है। अगर आपको कोई चीज भी याद नहीं रहे तो आप पप्पू लिख दो, तो ये पश्चिम और पूर्व हो जाएगी। अक्षांश और देशांतर में आपको इतना ही दिमाग लगाना है बेटा कि लिख के, यानी कि जो ये वाला डंडा जा रहा है, इसी हिसाब से जो रेखाएं खींचेंगे वो अक्षांश रहेगी। लिख के आप ये वाला डंडा खींचोगे और इसके इस तरीके से जो रेखाएं खींचेंगे आप पूर्व और पश्चिम में, वो आपकी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। एक चीज तो ये, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, पिछली बार एससीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि प्रमुख दिशा कौन सी है। यह प्रश्न पूछा गया था, सीधा सीधा सा प्रश्न था, प्रमुख दिशा कौन सी है। अब विद्वान तो पूर्वी करके आएंगे, जबकि उनको सोचना चाहिए कि प्रश्न ज्योग्राफी से उठाया गया है। और अगर ज्योग्राफी से प्रश्न उठाया गया है तो ज्योग्राफी में ग्लोब पर और मानचित्र पर प्रमुख दिशा उत्तर ही होती है, तो आंसर उत्तर ही होगा। चलो मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझना आप। जैसे मान लीजिए मैंने ये राजस्थान का नक्शा बनाया, ये राजस्थान का नक्शा बनाया, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। यहां क्या पड़ता है, हाड़ौती का पठार। थोड़ी देर के लिए सपोज क्या है इसे, हाड़ौती का पठार, ठीक है। यहां क्या पड़ता है, यहां मरुस्थल पड़ता है, तार का मरुस्थल, रेगिस्तान जो भी है, ठीक है। इसको आपने कभी पढ़ा कि पूर्व दक्षिण का पठार? हमेशा आपने किताबों में, गाइडों में यही पढ़ा होगा, दक्षिण पूर्व का पठार। यानी कि प्रमुख दिशा कौन सी है, ये वाली। आपने कभी यह पढ़ा कि पश्चिम उत्तर का मरुस्थल? आपने जब भी गाइडों में पढ़ा होगा बेटा, या जब भी किसी ने पढ़ाया होगा, आपको उत्तर पश्चिम का ही रेगिस्तान बताया होगा। यानी कि ये दिशा प्रमुख है तो गिनती यहां से चालू होगी, इधर ये दिशा प्रमुख है तो गिनती यहां से चालू होगी। बस ये आपको ध्यान रखनी है। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब प्रमुख दिशा, एसएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, प्रश्न तो सीधा है, लेकिन अगर अपन क्या करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं। अपन और कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं, मुझे कंफर्म याद है कि हाँ पूर्व दिशा ही है, प्रमुख दिशा पूर्व ही है, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है। तो ये छोटी क्लासों में चलता है, पहली दूसरी में, कि सूर्य इधर से उदय होता है, इधर से अस्त होता है, तो उदय अस्त वाली बात अलग है। लेकिन अपन ज्योग्राफी के हिसाब से प्रमुख दिशा उत्तर और दक्षिण ही मानी जाएगी। अब ले चलता हूं मैं आपको ऋतुओं की तरफ। ये मैंने बनाई पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी बना दी। इस पृथ्वी पर मैंने बीचों बीच खींच दी 0 डिग्री, इससे ऊपर खींच दी मैंने 23.5, और दक्षिणी गोलार्ध में खींच दी मैंने ये 23.5,
ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। ऊपर 67.5 कर देता हूं और नीचे भी मैं 66.5 कर देता हूं। बाकी तो 90 है ही सही। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, देखो अब समझने वाली बात क्या है, ये आपकी जो पृथ्वी को बीचों बीच में से काटती है, यानी कि भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब मध्य, और रेखा का मतलब रेखा, भूमध्य रेखा अथवा तो विषुवत रेखा। विषुवत का मतलब बराबर। फिर बच्चे के प्रॉब्लम आती है कर्क और मकर में, क्योंकि 23.5 कर्क और 23.5 मकर। तो देखो, पहले क आता है तो आप कर्क लिख दो, वर्णमाला में पहले क आता है, बाद में म आता है तो मकर लिख दो। ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो गणित के हिसाब से आप 2/3 कर लो, जिसमें 2 शब्द हैं वह कर्क, जिसमें 3 शब्द है वो मकर, और बीच में मैंने ये बटा कर ही रखा है, तो ये आपका भूमध्य रेखा हो ही गई। तो ऐसे समझ लो, जैसे भी आपके समझ में आए बेटा वैसे समझ लो, पर बाकी समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब आपके जलवायु समझ में आएगी। अब देखो, अब मैं आपको ऋतुओं का हिसाब किताब बताता हूं। ये 23 मार्च, यहां बना देता हूं मैं सूर्य, या इसी को सूर्य मान लो आप। 23 मार्च को सूर्य इस जगह पे है। 23 मार्च को सूर्य कहां पे है? भूमध्य रेखा पर, यानी कि 23 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। तो इसका प्रकाश इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यानी कि दोनों अक्षांशों पर बराबर प्रकाश जाएगा, उत्तरी अक्षांश पर और दक्षिणी अक्षांश पर। तो दिन रात कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि प्रकाश बराबर जा रहा है तो दिन रात भी बराबर होंगे। ठीक है, अब 3 महीने बाद, यानी कि मार्च से अप्रैल, मई और जून, ठीक, सॉरी 23 नहीं 21, 2 और 1 3, ऐसे समझ लो, 21 मार्च, 21, 2 और 1 3, और तीसरा महीना मार्च भी होता है, तो ऐसे समझ लो, यानी कि 21 मार्च को सूर्य यहां है, किस पर? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, और प्रकाश सबको बराबर जा रहा है, यानी कि दिन रात आपके बराबर हो रहे हैं। 21 मार्च को दिन रात दोनों ध्रुवों पर बराबर हो रहे हैं। अब देखो 3 महीने के बाद में, यानी कि 21 मार्च से अप्रैल, मई और जून, ठीक 21 जून को सूर्य आ जाता है सीधा कहां पे? कर्क रेखा पर। आ गया ना कर्क रेखा पे? 3 महीने बाद सूर्य आ जाता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर आएगा तो सीधी सी बात है कि यहां तो प्रकाश पूरा पहुंचेगा, लेकिन यहां 66.5 तक ही आ पाएगा। यहां पूर्णतः इस अक्षांश तक नहीं आ पाएगा, यहां 66.5 तक पहुंच जाएगा, और यहां पूर्णतया मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहां दिन बड़े होंगे, यहां रात छोटी होगी। जून का महीना है, जून के महीने में आपको पता है गर्मी पड़ती है, सूर्य भी नजदीक है कर्क रेखा के, तो गर्मी पड़ेगी, तो यानी कि दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। अब फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, यानी कि जून से चलो आप, जून से चलो सितंबर में, 23 सितंबर, ये आपका 23 सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य वापस यहां आ गया, कहां? जहां 21 मार्च को था। तो मौसम ठीक ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जैसे अभी सितंबर ही चल रहा है, ये मान के चलो, अभी गर्मी जैसा मौसम लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? ठीक जैसे मार्च में मौसम रहता है, ठीक इसी तरीके का मौसम है, ऐसे दिन और रात है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बराबर दोनों ध्रुवों को मिल रहा है। यानी कि जो स्थिति 21 मार्च को थी, ठीक वैसी ही स्थिति 23 सितंबर को भी है।
3 महीने बाद। अब ठीक 3 महीने बाद आप नीचे आओ, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां आ गया, इस जगह पे आ गया। अब देखो बेटा, इस जगह पे आ गया यानी कि इसको तो पूरा प्रकाश मिल रहा है, इस गोलार्ध को तो पूरा प्रकाश मिल रहा है, लेकिन इस गोलार्ध को पूरा प्रकाश यहां तक 6:30 तक ही पहुंच रहा है, पूर्णतया नहीं जा रहा। यानी कि यहां दिन और यहां रात। समझ में आया आपके बात में? यहां दिन बड़ा हो गया और इधर देखो आप, गेट को बंद कर दो भैया थोड़ी सी देर। ये 22 दिसंबर है, 3 महीने बाद आप यहां आ गए। 3 महीने बाद अगर आप यहां आ गए तो वही, यहां दिन बड़ा हो गया था, यहां दिन छोटा हो गया और रात बड़ी होगी। बस यही समझने वाली बात है कि जैसे 21 जून को यहां दिन बड़ा हुआ तो 22 दिसंबर को यहां दिन छोटा हो जाएगा और रात लंबी हो जाएगी। एक बार और समझिए आप, देखो 3-3 महीने का अंतराल है, आपको कुछ याद नहीं रखना। 21-21, 23-22, 21-21, 23-22 कुछ भी नहीं है। 21 मार्च को सूर्य यहां चमक रहा है, यानी कि भूमध्य रेखा पर दोनों ध्रुवों को बराबर प्रकाश मिल रहा है, और दोनों ध्रुवों को जब बराबर प्रकाश मिल रहा है तो यानी कि दिन रात बराबर हो रहे हैं। अब 21 मार्च के ठीक 3 महीने बाद यानी कि इस 21 जून को सूर्य जाता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जाता है तो यहां इसको पूरा प्रकाश मिल रहा है और यहां इसको प्रकाश नहीं मिल रहा, यानी कि यहां दिन बड़े हो रहे हैं और यहां रात छोटी हो रही है। ठीक है, ठीक 3 महीने बाद उसी स्थिति पर 21 मार्च वाली स्थिति पे आ जाते हैं। वह दिन रात और मौसम बराबर सा लगेगा आपको, जैसा यहां का मौसम था ठीक वैसे सितंबर का मौसम रहेगा और दिन रात भी आपके लगभग से बराबर रहेंगे। जब यहां दिन बड़े थे, अब 22 दिसंबर को सूर्य यहां आ गया तो यहां दिन छोटा हो जाएगा और यहां रात बड़ी हो जाएगी। बस यही समझने वाली बात है। अब प्रश्न पूछा क्या जाता है, प्रश्न यह पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन हैं जहां दिन और रात बराबर होती है। देखो अब ऐसे कितने दिन हैं, यानी कि 2 ही दिन हैं ऐसे। कौन से दिन जहां दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे आते हैं जहां दिन रात बराबर होते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आया आपके समझ में? अब देखो अगला जो अपना रहेगा इसी में, देखो बेटा सूर्य घूमता नहीं है। मैं बताऊंगा, आप सोच रहे होंगे कि सूर्य चल रहा है कि नहीं। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी झुकी हुई है 23.5। मैंने यहां से प्रकाश डाला, ये प्रकाश डाला। अब प्रकाश डाला मैंने तो कौन से ध्रुव पे? उत्तरी ध्रुव पे। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है। अब ये घूम के आएगा, यूं घूम के आएगा। पृथ्वी झुकी हुई है, अब पृथ्वी झुकी हुई है तो ये वाला हिस्सा तो उधर झुक गया। अब सूर्य का प्रकाश जो डलेगा तो इस वाले यानी कि दक्षिणी ध्रुव चमकेगा। तो ये झुकी हुई होने के कारण ही ऋतुएं बनती है। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो जहां सर्दी है वहां सर्दी रहती और जहां गर्मी है वहां गर्मी रहती है। अब अपना जो आगे का जो टॉपिक है कि वास्तव में हमारा राजस्थान, अब मैं कटिबंध पे लेके चलता हूं आपको। एक बार इसको मिटा के और दोबारा इसको वैसा का वैसा ही मैं बना देता हूं। देखो ये मैंने वैसी की वैसी पृथ्वी बना दी और ये इस तरीके से और ये 66.5 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आप, ये सूर्य है यहां पे, इस जगह पे सूर्य है, यानी कि इस जगह पे सूर्य है तो सूर्य के जो सामने है, जो चीजें सामने है, यहां तो गर्मी पड़ेगी इस वाले क्षेत्र में, तो यानी कि 23.5 इधर और 23.5 इधर। मैं पहले भी 23.5 से ऊपर नहीं ले गया, सूर्य को ऊपर लेके नहीं गया। देखो 21 को मैंने यहां पे रखा, 21 मार्च को मैंने यहां रखा, 21 जून को इस पे लेके आया उत्तरी गोलार्ध पे, यानी कि मैंने
ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही मैंने सूर्य को रखा है दिशाओं में। तो सूर्य यहां पे, इस समय सूर्य यहां पे है। अब सूर्य यहां पे है तो इस जगह पे जो सामने वाला जो क्षेत्र है, इसमें क्या पड़ेगी? सीधी सी बात है, सूर्य की किरणें सीधी जा रही है तो गर्मी पड़ेगी। तो इस वाले क्षेत्र को कहेंगे, अब मैं कटिबंध बताना चाहता हूं आपको। कटिबंध का मतलब एक तरीके से क्षेत्र। तो ये रहेगा आपका उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश यहां पड़ेगा तो सही, लेकिन बराबर बराबर भागों में पटेगा। तो यानी कि यहां का जो मौसम रहेगा, यहां की जो जलवायु रहेगी, क्योंकि इधर गोलार्धों पे शीत पड़ती है, तो यहां का जो कटिबंध रहेगा, यहां की जो जलवायु रहेगी, वो न गर्मी रहेगी न सर्दी रहेगी। यानी कि उसको क्या कहेंगे अपन? उसको कहेंगे शीतोष्ण। थोड़ी गर्मी और थोड़ी सर्दी, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यहां तो शीत है ही सही गोलार्धों पे। तो ठीक इसी तरीके से यही स्थिति यहां रहेगी, शीतोष्ण कटिबंध। यहां वही शीत 90 डिग्री पर गोलार्धों पर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध लिख दो आप यहां पे अपने सुविधा के लिए, और यहां आप दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध लिख दो। अब देखो आप, अब क्या होगा? अब हमारा भारत का हमारा राजस्थान कहां है? हमारा राजस्थान तो यहां है सर। कर्क रेखा हमारे राजस्थान के क्या नाम से है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होके गुजरती है। यही कहोगे ना आप? यही पूछा जाएगा ना आपसे कि आपका राजस्थान किस कटिबंध में है? प्रश्न तो यही है। अब देखो, ये कर्क रेखा आपके राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, गुजर रही है। अब गुजर रही है तो यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये तो आ गया उष्ण में, लेकिन पूरा राजस्थान, पूरा राजस्थान तो हमारा किस में आया? शीतोष्ण में आ गया। तो फिर भूगोल शास्त्रियों ने यहां से लेके ये 5 तक, 5 डिग्री तक, इसको जो नाम दिया है, इसको दिया है उपोष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया? उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का मतलब उप, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री रहता है, तो मुख्यमंत्री से जो वो रहता है तो उप मुख्यमंत्री हो गया, सरपंच है उप सरपंच हो गया, प्रधान है उप प्रधान हो गया। इस तरीके से इन्होंने, भूगोल शास्त्रियों ने भी इस वाले जो क्षेत्र को 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, इस वाले क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध नाम दिया। ठीक ऐसे भी इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी इन्होंने जो इसको नाम दिया है, जो ये उपोष्ण कटिबंध दे दिया। यानी कि हमारा राजस्थान अब किस में पड़ेगा? उपोष्ण कटिबंध में। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो आपको पता है कि कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजरती है। जब कर्क रेखा मध्य से गुजरती है तो हमारा राजस्थान तो ये यहां है। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, यानी कि मध्य से गुजरने का मतलब क्या हो गया? गर्मी। कर्क रेखा जब मध्य से गुजर रही है तो गर्मी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो पिछली बार से फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था कि भारत किस कटिबंध में है, तो भारत उष्ण कटिबंध में ही माना जाएगा। आंसर यही रहेगा, उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि ऊपर रहे या नीचे रहे, भारत में तो गर्मी पड़नी है, भारत में तो गर्मी पड़नी है। तो इस वजह से आंसर यह सही माना गया, और है भी सही। इस तरीके से ये जो समझने वाली जो चीजें थी, ये जलवायु से संबंधित चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब देखो आप,
मेन टॉपिक पे आते हैं। ये इतनी जो ये अपन ने समझाने का जो प्रयास किया है वो इसी चीज को लेके समझाने का प्रयास किया है। मेन टॉपिक था हमारा जलवायु और उसी से संबंधित ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है। देखो, जलवायु इसका जो कार्यालय है वह 1875 में, ये भी पूछ लिया जाए, पहले तो शिमला में था, आजकल तो पुणे में है। शिमला वर्तमान में पुणे में है, ये आप याद रख लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो, मैं भारत का नक्शा बना देता हूं। अब आप देखना, यहां से भारत के इस वाले हिस्से से, इधर से तो ये रेखा जा ही रही है, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजर ही रही है, ये आपकी कर्क रेखा। भारत के नीचे से हमारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा थोड़ा नीचे से है, तो बोर्ड छोटा होने की वजह से, पर फिर भी मैंने नीचे कर दी। कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजर ही रही है, ठीक है। अब देखो आप, 21 मार्च को सूर्य कहा था भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ये मैंने पिछले अभी बताइए, ये थोड़ी देर पहले, यानी कि 21 मार्च को। ध्यान से समझना, प्रेम से समझना, आपके समझ में आ जाएगी बेटा, क्योंकि ये समझने वाला ही टॉपिक है। 21 मार्च को मैंने कहां बताया था सूर्य? 21 मार्च को कर्क रेखा पर बताया था, सॉरी, भूमध्य रेखा पर बताया था, यानी कि विषुवत रेखा पर बताया था, ठीक है। वर्तमान में सूर्य इस जगह पे है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि सूर्य विषुवत रेखा पर है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे 2-3 प्रश्न करता हूं, 2-3 प्रश्न ये करता हूं कि ताप बढ़ने पर वायुदाब की स्थिति क्या होती है। पहला प्रश्न, ताप बढ़ने पर वायुदाब क्या स्थिति होती है? कहने का मतलब कम होता है कि ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न है, हवाएं चलती है, हवाएं चलती है, यानी कि हवाएं चलती है, इनका इसका मतलब यह होता है कि उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, या उच्च से उच्च, निम्न से निम्न, इस तरीके के आपके ऑप्शन मिलेंगे। ताप बढ़ने पर वायुदाब, वायुदाब की क्या स्थिति रहेगी? अब देखो, मैं यहां बनाता हूं पृथ्वी, यहां बनाता हूं सूर्य, ठीक है। सूर्य का ताप बेटा यहां पे पड़ा, इस जगह पे, ठीक है। सूर्य का सीधा ताप यहां पे पड़ रहा है। जब सूर्य का ताप यहां पड़ेगा तो यहां की जो वायु है, क्या वो, ऐसा करो आप, जैसे मान लीजिए आप वायु के कण हो और आपके ऊपर अगर सूर्य का भयंकर प्रकाश पड़ेगा, क्या आप वहां ठहर सकते हो? या फिर वायु के कण मत मानो, आप अपने आप को स्वयं को मान लो, यहां पे आप स्वयं यहां खड़े हो वायु समझकर, और ये सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, तो क्या आप यहां ठहर सकते हो? आप यहां नहीं ठहरोगे, आप ऊपर जाओगे, यानी कि वायु का दाब क्या होगा? इस जगह पर कम हो जाएगा और यहां ऊपर हो जाएगा ज्यादा। ये बहुत समझने वाली बात है बेटा। हाँ, ये प्रश्न कई बार आए, कई बार पूछे। देखो, वायु का दाब यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वायु का दाब यहां कम हो जाएगा और यहां ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ताप बढ़ने पर वायु दाब कम होता है। यह आपका जवाब हो गया, ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न था, हवाएं चलती है। देखो, यह हवा है, मान लीजिए ये उच्च हवा है, ये निम्न हवा है और ये उच्च हवा है, ठीक है। यही तो बात है।
यहाँ उच्च हवा है, निम्न हवा है, उच्च से निम्न की तरफ चलती है, निम्न से उच्च की तरफ चलती है, उच्च से उच्च की निम्न की निम्न, इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब एक बात बताओ आप मेरे को, आपने मुझसे पैसे मांगे 500 रुपए, अब मेरे पास 500 रुपए है ही नहीं, तो मैं कहां से दूंगा? तो एक बात बताओ आप, ये निम्न है और ये उच्च है, यानी कि यहां है ही नहीं हवा, है यहां निम्न, यहां है ही नहीं, निम्न का मतलब नहीं है, उच्च का मतलब है, ऐसे समझ लो। ऐसे तो समझोगे, कैसे समझोगे बताओ आप मेरे को? इसके पास है ही नहीं और इसके पास है, तो हवाएं हमेशा कहने का तात्पर्य यह है कि कहां से, ये निम्न है और ये उच्च है। इतना अगर आपके समझ में आ गया, जो चीज नहीं है तो वो देगा कहां से? तो हमेशा उच्च से निम्न की नहीं, निम्न से उच्च की तरफ जाती है, क्योंकि नहीं है तो फिर आएगी, क्योंकि प्रकृति का एक सत्य, जहां नहीं है वहां प्रकृति डाल देती है, कैसे भी करके डाल देती है, लेकिन प्रकृति वहां भेजती है। तो नहीं है, नहीं होगी तभी तो आएगी ना, तो यानी कि निम्न से उच्च की तरफ। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने होंगे। अब देखो, अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। ये 21 मार्च को सूर्य हमारा यहां पे है, ठीक है। 21 मार्च से अपन थोड़ा सा, क्योंकि हमारा भारत ऊपर है, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यानी कि अप्रैल में चलते हैं। अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में सूर्य आ गया यहां पे। इस जगह पड़ता है अरब सागर और इस जगह पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ये आपको सबको पता है, तैयारियां कर रहे हो आप, बंगाल की खाड़ी। अब देखो, यहां सूर्य चमकेगा तो वायु दाब यहां का कम होगा कि नहीं होगा? जब यहां का वायु दाब कम होगा, यहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो कहां जाएगी? ज्यादा यहां होगी, यहीं तो टकराएगी। कहां टकराएगी? यहीं टकराएगी। यहां का कम हो जाएगा और यहां का ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही ज्यादा होगा, यानी कि हवाएं चलने लग जाएगी। इस तरीके से हवाएं चलने लग, अब हवाएं चलने लग जाएगी तो इधर तो हिमालय पर्वत आ गया। हवाओं को जगह कहां मिली? जगह तो यहीं मिलेगी। और ये गुजरात है तो हमारा राजस्थान यहां है, यानी कि हमारे राजस्थान के ऊपरी हिस्सा, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में हवाएं, तेज हवाएं चलने लग जाएगी। आई समझ में आपके बात? वायु दाब बढ़ेगा, वायु ताप बढ़ेगा, यहां कम हो जाएगा, हवाएं ऊपर जाएगी, यहां टकराएगी, यहां से हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। हवाएं टकरा कर जब वापस आएगी तो उसको जहां जगह मिलेगी वहीं तो जाएगी। तो ये तेज हवाएं, यानी कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में कुल मिला के यहां तेज हवाएं आंधियां का रूप ले लेगी, आंधियां चलने लग जाएगी। हमारा जलवायु मानसून आधारित है। अभी मानसून नहीं आया है, अभी मानसून नहीं आया है, क्योंकि राजस्थान में भी मानसून ने प्रवेश नहीं किया है। अभी तेज हवाएं चल रही है, किसकी वजह से? वायु दाब की वजह से। अब यहां तेज हवाएं चली, इस तेज हवाएं, जैसे वायु दाब कम ज्यादा हो जाता है तो एक बरबुलिया का रूप होता है, जिसको आप सब जानते हैं, बबूलिया, ऐसे लिख देता हूं। जब वायु दाब कम ज्यादा हो जाता है, तेज हवा कम हवा, तो इस तरीके से वो घूमने लग जाता है, तो उसको बरबुलिया बोलते हैं। यानी कि तेज आंधियां और बरबुलिया यहां पे इस क्षेत्र में आने लग जाएंगे। अब देखो, थोड़ी थोड़ी वर्षा इन क्षेत्रों में होने लग जाएगी, केरल और कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक में। मानसून आधारित वर्षा नहीं है ये केवल वैसे ही वायु दाब के हिसाब से, हवाओं के हिसाब से, ये मानसूनी बारिश नहीं है। यानी कि यहां वर्षा होने लग जाएगी केरल में, कर्नाटक में, और केरल कर्नाटक में थोड़े थोड़े आम पकने लग जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आम्र वर्षा। अप्रैल में आम आने लग जाते हैं, अप्रैल में आप देखो बाजारों में, अप्रैल में आम आने लग जाते हैं। तो ये इसी बारिश की वजह से आती है। यानी कि
एक तरीके से ग्रीष्म ऋतु से पहले, ग्रीष्म ऋतु से जो पहले होगी वो आम्र वर्षा होगी, और वहां केरल और कर्नाटक में आम पकने लग जाते हैं। चेरी वेरी है वहां, उधर चेरी भी होती है। पुष्प वर्षा भी बोलते हैं इसको, फूलों की वर्षा, पुष्प वर्षा, जो भी आप कहना चाहो, पुष्प वर्षा। इस तरीके से यहाँ छोटी मोटी बारिश होने लग जाती है। अब होता क्या है, अब ये वाला क्षेत्र, अब हवाएं तो चारों तरफ जाएगी, तो ये क्या है, यहां छोटे नागपुर के पठार तक भी टकराती है। तो यहां से जो हवाएं उठेगी वो नॉर्वेस्टर यानी कि 30 आवर्स के लिए ठीक रहती है। ये असम की तरफ जाने वाली हवाएं नॉर्वेस्टर यानी कि 30 आवर्स बोलते हैं इसको, ये आपको याद करने पड़ेंगे, 30 आवर्स। और इस जगह क्योंकि जब हवाई घूम कर आएगी और इन पहाड़ों से, इधर से, इससे पठारों से इनसे टकराएगी, तो यहां का जो क्षेत्र है इधर वाला, मिजोरम, असम, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाला क्षेत्र को, इसको यहां जो हवाएं चलेगी उनको कहेंगे काल बैसाखी। बैसाखी यानी कि भयंकर, काल बैसाखी का मतलब भयंकर आंधी तूफान, चक्रवात तूफान जिसको कहेंगे अपन। काल बैसाखी का मतलब भयंकर तूफान, भयंकर तूफान। अप्रैल में देख लो ना आप, बैसाख लग जाता है, ऐसे भी अगर देखा जाए तो अप्रैल में बैसाख आ जाता है, तो वो उस हिसाब से भी उसका नाम काल बैसाखी। इस तरीके से कहने का मतलब ये जो क्रम है, ये जलवायु, अभी मानसून नहीं आया, क्योंकि अभी अपन कहाँ है, अप्रैल में ही है। मानसून कब आएगा, जब अपन जून में चले जाएंगे तब मानसून आएगा। यानी कि आपको जो दो चार चीजें जो मैंने बताई है, वो ये वाला डायग्राम तो आपको पूरा अच्छी तरीके से, एक तो ताप बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, हवाएं निम्न से उच्च की तरफ चलती है। 21 जून को दक्षिणी ध्रुव पर ऋतु ठंडी हो जाएगी, खैर वैसे तो, क्योंकि 21 जून यहाँ है, तो ये 21 जून यहाँ है, 21 जून पे, अब ये दक्षिणी ध्रुव है, तो सपोज करो ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ ठंडा हो जाएगा, यहाँ तो गर्म रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जून में यहाँ का मौसम गर्म रहेगा। और एक दो जो मैंने दिशाओं का है, तो ये सारी चीजें आपको, ये जलवायु से संबंधित है, और जलवायु का ये समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है। ये आपको समझने में, कल और आपको एक बार रिपीट करवा दूंगा। इस तरीके से जलवायु का ये टॉपिक जो हमारा है, जो खत्म तो नहीं हुआ, इसका आधा भाग अपन कल करवाएंगे। और आप मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।